नमस्कार। तारुज स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 12 सितंबर 2023। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगा तथा लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट ने राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। आप ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति झारखंड में अब मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये की मासिक आय प्राप्त करेगा और इसके लिए जो पात्रता उम्र निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए। पेंशन के अलावा झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ओबीसी श्रेणी में, 4 श्रेणियाँ होती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, उसमें से ओबीसी श्रेणी में रखने का फैसला किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी सूची में 46 स्थान पर डिफाइन किया गया है। वर्तमान में झारखंड में ट्रांसजेंडर जो आबादी है वो लगभग 14,000 के आसपास है। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक अधिनियम भी आया था जो भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था 26 नवंबर 2019 को। उसका नाम है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ब्रैकेट में अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। अब ये तो बात हो गई ट्रांसजेंडर समुदाय की। अब झारखंड की बात कर लीजिए। मैप में जो आपको ये एरिया दिख रहा है ये है झारखंड। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। ये बिहार के दक्षिणी भाग को काट करके बनाया गया था। झारखंड की राजधानी है रांची। जिलों की संख्या है टोटल 24। विधानमंडल वहाँ पे एक सदनी है, मीन्स केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 82। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा के लिए 6 सीटें आवंटित हैं और लोकसभा के लिए 14 सीटें आवंटित हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल का नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल के बारे में जान लीजिए। ये झारखंड राज्य के 11वें नंबर के राज्यपाल हैं और इन्होंने 18/2/2023 को शपथ ग्रहण की थी। कब? 18 फरवरी 23 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और किस देश की नौसेना ने वरुण 2023 के दूसरे चरण का समापन किया? भारत और फ्रांसीसी सेना ने द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण का समापन अभी किया है जो अरब सागर में आयोजित किया गया था। सही आंसर क्या हो गया? फ्रांसीसी सेना। अभ्यास में दोनों पक्षों के जो गाइडेड मिसाइलें थीं, फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया था। ये अभियान 3 दिवस चला था। जो कहाँ पे खेल किया गया? वो अरब सागर में आयोजित किया गया था। और वरुण 2023 का पहला चरण जो था वो 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। और वरुण नाम कब दिया गया? 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया। ये अभ्यास समुद्र में अच्छी व्यवस्था के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन स्तर के संचार की सुविधा प्रदान करता है। अब भारतीय नौसेना की बात आई है और फ्रांस की बात आई है तो दोनों के बारे में जान लीजिए। पहले जानते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना 26 जनवरी 1950 से सक्रिय है। कब से? 26 जनवरी 1950 से। और प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख एडमिरल हैं उनका नाम है आर हरि कुमार। आर मीन्स राधा कृष्णन,
राधाकृष्णन हरिकुमार। मुख्यालय इनका कहाँ पे है? मुख्यालय इनका रक्षा मंत्रालय है, नौसेना विभाग, दिल्ली में। अब आदर्श वाक्य क्या है भारतीय नौसेना का? आदर्श वाक्य है शम नो वरुणम, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें, ये इसका अर्थ है। अब फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। और हाल ही में अभी फ्रांस ने अपने यहाँ के विद्यालयों या स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा एक अबाया पोशाक जो पहनी जाती है उस पर बैन लगा दिया है। फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया था कि कभी कोई टीचर जो आपकी क्लास में एंट्री करता है उसे आपके पहनावे से ये आपके धर्म के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए फ्रांस ने अबाया पोशाक पर बैन लगाया था। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। सही आंसर है इसका उड़ीसा। उड़ीसा के कोरापुट जिले, कोरापुट जो है ये जिले का नाम है, कोरापुट जिले में चावल की जो कोरापुट प्रजाति है काला जीरा चावल, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कोरापुट के बारे में, कोरापुट को चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु के सलेम जिले ने सलेम सागू, एक साबूदाना है, इसके लिए भी अपना जीआई टैग प्राप्त कर लिया है तमिलनाडु ने। अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। मैप में आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये है उड़ीसा। अब उड़ीसा ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। कौन सा तट है ये? भारत का पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है उड़ीसा के उत्तर में है झारखंड, और उत्तर पूर्व में पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल, साउथ में पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश, और पश्चिम में रहेगा छत्तीसगढ़। ये रहा छत्तीसगढ़ आपका। और इसके पूर्व में ये बे ऑफ बंगाल है, जिसे बंगाल की खाड़ी भी कहा जाता है। उड़ीसा के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये वही प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है जिस पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था और युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित होकर अंततः बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। किसने किया था? सम्राट अशोक ने। अब आधुनिक जो उड़ीसा है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। 1936 को 1 अप्रैल को राज्य का गठन हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। राजधानी है भुवनेश्वर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 8वां राज्य है। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और विधानमंडल यहाँ पे एक सदनी है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147। लोकसभा के लिए 21 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 10। जिलों की संख्या क्या है? जिलों की संख्या है 30। इम्पॉर्टेंट है, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक पुस्तक आई है जिसका नाम है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ये किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन भारत के प्रतिष्ठित लेखक हैं। इसमें से राधिका अयंगर द्वारा फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक लिखी गई है। अब राधिका अयंगर के बारे में जान लीजिए। राधिका अयंगर द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसको हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया। ये जो पुस्तक या लिखी गई है ये बनारस में जो डोम, जो लाशों को जलाने अलाने का कार्य करते हैं, उनकी रोज़मर्रा की वास्तविकताओं को दिखाती है तथा मृत्यु और उसके बाद के जीवन के संबंध पर जोर दिया गया है इस किताब में। राधिका अयंगर एक कुशल पत्रकार हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल की है और इन्हें भारतीय पत्रकारिता में रेड इंक अवार्ड से सम्मानित किया गया।
बनारस के दो और नाम हैं, वाराणसी और काशी। ये गंगा नदी के तट पर अब स्थित है। अब बनारस पड़ता है यूपी में, तो यूपी के बारे में जान लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ये है यूपी। अब यूपी राज्य के उत्तर में उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान है। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। अब दक्षिण की बात करें तो एमपी और छत्तीसगढ़। ये रहा आपका एमपी और ये रहा आपका छत्तीसगढ़। अब पूर्व में ये रहा आपका बिहार और ये रहा आपका झारखंड। और उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल देश से भी लगती है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जिलों की संख्या 75। मुख्यमंत्री का नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। विधानसभा सबसे ज़्यादा सीटें हैं, कितनी? 403। विधान परिषद में 100 सीटें। लोकसभा के लिए यहाँ से, हाँ, यूपी में द्विसदनीय है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और लोकसभा के लिए कितनी सीटें जाती हैं? 80, जो सबसे ज़्यादा है। और राज्यसभा के लिए भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 31। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू होने वाला है? ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। चारों नॉर्थ के ही स्टेट और यूटी हैं। अब इसमें से भारत के लद्दाख, कहाँ पे? लद्दाख। लद्दाख में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है न्योमा। न्योमा। न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू होने वाला है। अब न्योमा के बारे में जान लीजिए। उक्त लड़ाकू हवाई क्षेत्र की आधारशिला जो है वो जम्मू के देवक ब्रिज पर भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह द्वारा आज 12 सितंबर 2023 को स्थापित की जाएगी। लद्दाख के न्योमा गांव में पहले से ही 1962 में स्थापित एक भारतीय वायुसेना बस और एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड मौजूद है। न्योमा की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4180 मीटर है। कितनी है? 4180 मीटर। अब लद्दाख की बात आई है तो लद्दाख के बारे में जान लीजिए। ये जो मैप में आपको एरिया दिख रहा है ये लद्दाख। लद्दाख का कुछ क्षेत्र चाइना और पाक अधिकृत भी है। अब लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, लेह व कारगिल। और लद्दाख की राजधानी जो है वो है लेह। अगर उपराज्यपाल की बात की जाए तो हैं बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 1 लाइन क्वेश्चन है ये। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन 2023 का ग्रैंड स्लैम एकल अवार्ड किसने जीता? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 का ग्रैंड स्लैम एकल अवार्ड जीता है। अब यूएस ओपन की बात आ गई है तो अब नोवाक जोकोविच के बारे में जानिए। ये सर्बिया देश के रहने वाले हैं। इन्होंने यूएस ओपन जीता है और ये न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना 24वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता है। और नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया था। किसके? अमेरिका के बेन शेल्टन को। नोवाक जोकोविच ने 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम खेले गए उसमें से 3 अपने नाम कर चुके हैं। कौन कौन से वो 3 हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। अब ग्रैंड स्लैम का नाम अक्सर क्वेश्चन में रहता है। अब ग्रैंड स्लैम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अब ग्रैंड स्लैम में याद करने का तरीका है ऑस्ट्रेलियाई ओपन,
फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। AFVU। साइंस की केमिस्ट्री में एक अफबाऊ का प्रिंसिपल चलता है, तो उसी से याद कर लीजिए। ए से ऑस्ट्रेलियाई, एफ से फ्रेंच, वी से विंबलडन और यू से यूएस ओपन। और ये चारों इसी सीरीज में होते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। प्रत्येक वर्ष ये सारे टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं और इनका जो कंबाइंड रूप होता है उसे ही ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2023 के तीनों ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच और यूएस को जीता है, जबकि जो ये तीसरे नंबर पर विंबलडन ओपन है इसको स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में G20 का स्थायी सदस्य कौन बना है? हाल ही में अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया। अब G20 की बात कर रहे हैं तो अफ्रीकी नेता ने अफ्रीकी संघ को समूह के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया है और ये G20 के फैसले के लिए सर्वसम्मत से इसका समर्थन किया गया है। अब G20 के बारे में आप लोगों को पता ही है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस बार भारत को मेज़बानी मिली थी G20 की। तो भारत में 18वीं G20 बैठक के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी संघ AU, अफ्रीकी यूनियन को 21वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया है। इससे अब जो G20 कहा जाता था अब उसका नाम हो जाएगा G21। अब AU के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मौसा फाकी मोहम्मद ने G20 में अफ्रीका की पूर्ण सदस्यता को स्वीकार किया है। अब अफ्रीकी यूनियन में टोटल 55 देश आते हैं। कितने? ये 55 देशों का एक महाद्वीपीय यूनियन है और इसकी आधिकारिक तौर पर जो गठन हुआ था वो 9 जुलाई 2002 को साउथ अफ्रीका के डरबन में हुआ था। अब अध्यक्ष हमने बता दिया है आपको, अजाली असोमानी। आयोग के जो अध्यक्ष जो हैं अजाली असोमानी हैं और जो AU के आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम है मौसा फाकी मोहम्मद। क्या नाम है? मौसा फाकी मोहम्मद। और संसदीय अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है फॉर्च्यून जेट चारुम बीरा। अब G20 के बारे में, ये 1999 में स्थापित की गई थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है इसमें सम्मिलित देशों का। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। भारत के नई दिल्ली में जो G20 की बैठक हुई उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फ्यूचर और वन फैमिली। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब 2024 में G20 की मेज़बानी कौन करेगा? G20 की मेज़बानी ब्राज़ील देश करेगा। अनाउंस कर दिया गया है 2024 में G20 की मेज़बानी ब्राज़ील देश करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा G20 शिखर सम्मेलन स्थल नई दिल्ली में स्थापित की गई इस बार के ही। अब G20 के बारे में एक तो क्वेश्चन G20 से G21 हो गया, तो कौन देश शामिल हुआ? अफ्रीकी यूनियन AU। और G20 का नाम अब हो जाएगा G21 और नटराज प्रतिमा और थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फ्यूचर और वन फैमिली। और जो मेज़बानी करेगा 2024 में ब्राज़ील। G20 के इतने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, BCCI ने किस अभिनेता को वर्ल्ड कप 2023 का गोल्डन टिकट दिया? BCCI के अध्यक्ष जय शाह ने भारत के अमिताभ बच्चन, जिनको सुपरस्टार भी कहा जाता है, उनको वर्ल्ड कप 2023 का गोल्डन टिकट दिया है। और आज का एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछूंगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस किसके द्वारा लिखी गई है और ये किस चीज़ पे बेस्ड है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और अगर इस करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको ज्वाइन कर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करते हैं।